हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज का पार्ट 37 लेकर। अभी तक 36 पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग इस सीरीज में। साथ साथ 6 अदर पार्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नाबार्ड की एग्जाम के लिए, तो वो भी मैंने नाबार्ड की प्लेलिस्ट में ही ऐड कर रखे हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपका कोई भी फैक्ट मिस ना हो नाबार्ड फेज 2 एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि करंट अफेयर्स, जब स्टार्टिंग में कोई क्लियरेंस नहीं था कि नाबार्ड का एग्जाम कब होगा, तब मैंने आपसे बोला था मार्च से आप करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन जैसे ही डेट क्लियर हुई 24 सितंबर, मैंने आपसे बोला कम से कम जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी इन 4.5 महीनों का करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर ही होना चाहिए। करंट अफेयर्स से क्या होता है, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेंथ कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप एलिमिनेशन आसानी से यूज कर पाते हैं। तो करंट अफेयर्स वैसे ही है जैसे खाने में नमक होता है ना, अगर नमक ना हो तो खाना पूरा बेकार हो जाता है। करंट अफेयर्स वैसे ही होता है किसी भी एग्जाम के लिए। माना कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ ही जाते हैं। आज ये पार्ट 37 है। अब से थोड़ी ही देर में, लगभग 1-1.5 घंटे में मैं पार्ट 38 भी अपलोड कर दूंगा। इसके बाद कल मेरे 2 और पार्ट आ जाएंगे, इससे नाबार्ड सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एयर फाइबर सर्विस किस स्टेट में लॉन्च की गई है? तो भारत एयर फाइबर सर्विस लॉन्च की गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक अकोला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर महाराष्ट्र के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये भारत एयर फाइबर सर्विस लॉन्च की गई है। कहीं आपसे एग्जाम में नितिन गडकरी ऑप्शन में दे दें तो आप मत लगा देना। आप याद रखिएगा, ये जो भारत एयर फाइबर सर्विस है, इसको BSNL द्वारा, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इंडिया का जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसके पार्ट के रूप में। इसमें 20 किलोमीटर की रेंज में, देखिए हॉटस्पॉट जैसा ही होगा, यानी वायरलेस होगा। टोटल 20 किलोमीटर की रेंज में 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड की जाएगी भारत एयर फाइबर सर्विस के तहत। महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बताना है जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन होता है उसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्टैच्यूटरी पावर प्राप्त है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 के आसपास। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट जाग गई कि एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, तो 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हुआ। प्लानिंग क्या थी? अब जैसे कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन फील्ड का या फिर इंडस्ट्री सेटअप होने जा रही है, तो इन्वायरमेंट पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई प्रोसेस इंडिया में नहीं था। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। कब? 1969 के आसपास। तो इंडिया ने भी सोचा क्यों ना हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अपनाना स्टार्ट कर दें। तो इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन पहली बार जारी किया 1994 में। यानी कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश की जाएगी तो पहले उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। देखिए, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जो मेन होते हैं उसके 4 प्रोसीजर होते हैं, यानी 4 तरह से इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट लॉस असेस किया जाता है। पहला मेथड होता है स्क्रीनिंग। पहले चेक किया जाता है कि क्या इंडस्ट्री यहाँ पे चलेगी तो क्या लॉस हो जाएगा। उसके बाद स्कोपिंग, अगर लॉस होगा तो इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है। थर्ड है आपका पब्लिक हियरिंग। तो पब्लिक जो आसपास है उससे पूछा जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो क्या सोल्यूशन है, पब्लिक से पूछा जाता है। और लास्ट है अप्रेजल। ये अप्रेजल किया जाता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। तो आपने कई बार सुना होगा क्लियरेंस दिया जाता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। इन 4 प्रोसेस से होकर आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। कई जगह आप ये भी पढ़ेंगे कि असेसमेंट एंड इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, EIA रिपोर्ट एक प्रोसेस है। देखिए, हमेशा जो प्रोसेस होता है उसको EIA रिपोर्ट के पहले ही शामिल किया जाता है, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के पहले ही शामिल किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन की। 2020 में PM मोदी, यानी कि मोदी सरकार ने लॉन्च कर दिया, इसको रिलीज कर दिया। पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऐसा था कि कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है तो काफ़ी लंबे समय तक आप उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करें कि बरसात के मौसम में क्या फ़र्क पड़ेगा, या गर्मी के सीज़न में क्या हीट जनरेट कर देगा, ठंडी के सीज़न में यानी कि विंटर सीजन में क्या करेगा। तो लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 2020 के नोटिफिकेशन में कहा है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट 6 मंथ में ही प्रिपेयर हो जानी चाहिए। अब बताइए, अगर 6 मंथ में ही प्रिपेयर करेंगे तो जायज़ है कि ढंग से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इन्होंने प्रोजेक्ट को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक है आपकी कैटेगरी A, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा। दूसरा है कैटेगरी B, इसमें कैटेगरी B1 है और B2 है। कैटेगरी जो B है इसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा। जो B1 श्रेणी के
इंडस्ट्रीज होंगे उनके लिए क्लियरेंस अनिवार्य है, यानी कि आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना ही पड़ेगा, क्लियरेंस चाहिए ही। लेकिन जो B2 श्रेणी के यानी B2 कैटेगरी के इंडस्ट्रीज होंगे उनके लिए पब्लिक हेयरिंग, अभी मैंने आपको बताया पब्लिक हेयरिंग जो थर्ड प्रोसेस है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, पब्लिक हेयरिंग B2 श्रेणी के इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी नहीं है, मतलब पब्लिक से पूछेंगे ही नहीं, जबकि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी गजट नोटिफिकेशन पहले जारी किया जाता है ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके। कुछ आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आ गए तो आपको पता होना चाहिए। जो नया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्शन टाइम है, यानी कि कितने टाइम पीरियड में होता था, पहले 20 to 28 मंथ में होता था, अब उसको घटाकर 10 to 14 मंथ कर दिया गया है। उसके अलावा पहले हर 6 मंथ में कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करनी थी इंडस्ट्री द्वारा, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, हर 1 वर्ष में कंप्लायंस रिपोर्ट इंडस्ट्री द्वारा जारी की जाएगी। पब्लिक हेयरिंग के लिए कहा गया है कि 30 दिनों तक 30 डेज तक पब्लिक हेयरिंग पहले जो होती थी उसको अब घटाकर 20 डेज कर दिया गया है, तो पब्लिक हेयरिंग भी 20 डेज कर दी गई है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। कंप्लायंस रिपोर्ट 6 मंथ या 1 वर्ष में अब इंडस्ट्रीज द्वारा जारी की जाएगी कि आप इन्वायरमेंट के हिसाब से ही कंप्लायंस मतलब कि काम कर रहे हैं कि नहीं। पहले ये 6 मंथ में ही जारी की जाती थी, तो इंडस्ट्रीज पे प्रेशर रहता था कि 6 मंथ बाद हो सकता है चेक करने के लिए कोई आ जाए। तो ये सारे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई ड्राफ्ट, वो 2 लैंग्वेज में जारी किया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। अब कई सारे कोर्ट्स ने कहा है कि इसको 22 लैंग्वेजेस में जारी किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है खुद अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा ले और दे दे उसको, लेकिन अब केंद्र सरकार को 22 लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वापस जारी करना पड़ेगा। तो कुछ मेजर चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है, आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रोसेस बताया कंपोनेंट के, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग और अप्रेजल, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। आप सोचेंगे थोड़ा सा क्या, पूरा ही बता दिया। पहले कहा जाता था 1,50,000 में, अगर 1,50,000 1,50,000 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए स्क्रूटनी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कहा गया है कि अब 20,000 स्क्वायर मीटर में भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए भी स्क्रूटनी की जरूरत नहीं होगी। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस कर लिए। एग्जाम में आएगा तो इन्हीं में से आएगा और ऐसा आ जाएगा कि आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री द्वारा ग्रामोदय विकास योजना को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है? तो ग्रामोदय है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पंचायती राज मिनिस्ट्री या फिर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। ग्रामोदय विकास योजना, इसको MSME मिनिस्ट्री द्वारा पायलट बेस पे लॉन्च किया गया है। देखिए, ग्रामोदय विकास योजना, इसके तहत जो रूरल इकॉनमी है उसको डेवलप करना है, बूस्ट करना है। आपने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन सुना होगा क्या? खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, जिसको KVIC द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है, आप नोट कर लीजिएगा। KVIC द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है PPP बेसिस पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पर। ये जो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन है इसको ग्रामोदय विकास योजना के तहत ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आप देखिएगा पर्पस क्या है, जॉब क्रिएशन, साथ ही साथ डोमेस्टिक अगरबत्ती प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। अभी हम लोग क्या करते हैं, चाइना से अगरबत्ती इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग अगरबत्ती भी नहीं बना पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंडिया में। उसके बाद बात करते हैं खादी अगरबत्ती मिशन में KVIC कर क्या रहा है। KVIC कर रहा है 200 अगरबत्ती मेकिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट करेगा जितने भी अगरबत्ती मेकर्स हैं उनको। साथ ही साथ जो ये अगरबत्ती मशीन दी जा रही हैं इसमें 25% जो भी इनका कॉस्ट है उसका 25% तो KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बेयर कर लेगा, लेकिन बाकी का जो 75% कॉस्ट बचेगा वो इन्हीं लोगों से यानी बेनिफिशरीज से मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में वापस ले लेगा। तो आप देखिएगा ग्रामोदय विकास योजना MSME की है, जिसको पायलट बेसिस पर रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन ये KVIC का उसी के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट भी किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? जोराम मेगा फूड पार्क मिजोरम में इनॉग्रेट किया गया है। सेम वैसे ही थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट भी मिजोरम में इनॉग्रेट किया गया है। देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है मिजोरम की कैपिटल आइजॉवल में। जो ये गोल्फ रिजॉर्ट है इसको स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट सर्किट के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आप सभी को पता है स्वदेश दर्शन स्कीम, इसमें सर्किट बेस्ड
अप्रोच अपनाई जा रही है टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। उसी के तहत एक नॉर्थ ईस्ट सर्किट है स्वदेश दर्शन स्कीम में, उसके अंतर्गत ही थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट स्थापित किया गया है आइजॉल मिजोरम में। स्वदेश दर्शन स्कीम आ गया है नाम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2014-15 के बजट में अनाउंस की गई थी। इसमें क्या होगा, 15 थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट डेवलप किए जाएंगे। उन्हीं 15 थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट में से एक है आपका नॉर्थ ईस्ट सर्किट, जिसमें थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। अच्छा, इस थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट को डिज़ाइन किसने किया है, तो एक कैनेडियन फर्म है ग्राहम कुक, ये कैनेडियन फर्म है, उसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट को। तो आप याद रखिएगा, स्वदेश दर्शन स्कीम 15 थीमेटिक टूरिज्म सर्किट बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट के लिए या फिर मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के लिए किस फाइनेंशियल एंटिटी ने $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है या फिर असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है। ये जो मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है, ये गैस फायर एक पावर प्लांट है जो बांग्लादेश में बन रहा है। अब आप कहेंगे अजीब हैं, आप बांग्लादेश का क्यों पढ़ा रहे हैं, नाबार्ड में नहीं आएगा। देखिए, मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो बांग्लादेश की सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, नाम क्या है, रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड, उसके द्वारा इस मेघना घाट पावर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। इसलिए रिलायंस ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $200 मिलियन की लोन डील की है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, आप याद रखिएगा। तो मेघना घाट एक गैस फायर्ड पावर प्लांट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ADB के साथ डील की है $200 मिलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 BMW मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कोविड-19 BMW मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है CPCB द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पर्पस क्या है, जो कोविड-19 के कारण बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रियल टाइम ट्रैक करना। कई सारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, सही से निस्तारण नहीं कर रही थी, ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी बायोमेडिकल वेस्ट का। सुप्रीम कोर्ट और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोनों ने कह दिया है कि कोविड-19 BMW ऐप डाउनलोड करिए सभी लोग, जितने भी स्टेट या यूटीज़ हैं अर्बन लोकल बॉडीज़, और उस ऐप पे रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट की। इसको बनाया किसने, कोविड-19 BMW ऐप को, तो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पिछली बार मैंने गलत किया था, CPCB के बारे में बताया था आपको गलत, फिर सही भी बताया था। आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आई होप कि इस बार फिर से सही बताऊँ मैं। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में स्थापना की गई थी वाटर एक्ट के द्वारा। बाद में 1981 में एयर एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत CPCB को पावर्स दी गई थी। देखिए, आयुष सिंह जी थे, उन्होंने इसको करेक्ट करवाया था, तो मैंने वापस आपको करेक्ट करवाया था लास्ट वीडियोज़ में, आज फिर से रिवीजन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं। परिवार पहचान पत्र रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसमें क्या होगा, अगर आपको हरियाणा गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो आपके पास परिवार पहचान पत्र यानी PPP होना ही चाहिए। इसमें क्या होगा, 8 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो कि फैमिली के हेड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो परिवार पहचान पत्र, खास बात क्या है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए परिवार पहचान पत्र मैंडेटरी है, हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोकली किस क्रॉप की फेमस वैरायटी है, तो पोकली राइस की फेमस वैरायटी है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये जो पोकली राइस वैरायटी है ये सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस वाली वैरायटी है, यानी सॉल्ट वाटर का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जो पोकली राइस वैरायटी है ये केरल में कल्टीवेट की जाती है, यानी केरल में इसकी क्रॉपिंग होती है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। चर्चा में क्यों है, क्योंकि अम्फान साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में अम्फान साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से बहुत प्रभाव हो गया था, और जो कोस्टल एरियाज थे वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर सॉल्ट वाटर एंटर कर गया। तो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स ने कहा क्यों ना हम भी पोकली राइस को कल्टीवेट करें, क्योंकि सॉल्ट वाटर एंटर कर गया है तो हमारा जो नॉर्मल राइस है वो तो झेल नहीं पाएगा इसको, तो इसीलिए पोकली राइस चर्चा में था। पोकली राइस को GI टैग काफ़ी पहले मिल चुका है। पोकली राइस की एक लेटेस्ट वैरायटी है, आपको उसका नाम जरूर पता होना चाहिए, विटिला 11 VYTTILA 11 विटिला 11, ये पोकली राइस की न्यूएस्ट लेटेस्ट वैरायटी है, आपको पता होना चाहिए।
देखिए जो विटिला 11 है इसको बनाया किसने है? केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन्होंने बनाया है। इसकी जो यील्ड है यानी प्रोडक्टिविटी है वो 5 टन पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRD, जिसको आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से आप जानते हैं, इन्होंने 2017 में हेफा की स्थापना की थी। आपको बताना है किस बैंक की मदद से इन्होंने स्थापित किया था हेफा को? हायर एजुकेशन फिनांस एजेंसी, हेफा का फुल फॉर्म है। 2017 में स्थापना की गई थी केनरा बैंक के द्वारा। तो केनरा बैंक स्टार्टिंग में इसको फिनांस इसने उपलब्ध करवाया। पर्पस क्या था? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज होंगी उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करना इसका काम था। रिसेंटली JNU को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को इन्होंने 455 करोड़ दिए हैं, इसीलिए हेफा चर्चा में था। हेफा एक सेक्शन 8 कंपनी है यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कंपनी एक्ट 2013 के तहत। RBI के बारे में बात करें यानी RBI ने हेफा को क्या बोल रखा है? तो RBI ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का दर्जा दे रखा है हेफा को, लेकिन नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की फर्स्ट किसान रेल, इसको हरी झंडी दिखाई गई है, फ्लैग ऑफ की गई है देवलाली डिस्ट्रिक्ट से। आपको पता है देवलाली किस स्टेट में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, करंट अफेयर्स किया ही होगा आपने। महाराष्ट्र के देवलाली डिस्ट्रिक्ट से इंडिया की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है किसने? पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया की फर्स्ट किसान रेल को। देवलाली से कहाँ? बिहार के दानापुर डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जो हमारी ये किसान रेल थी इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, मोस्टली पेरिसेबल कमोडिटीज ही भेजी जाती हैं किसान रेल से, क्योंकि ये पूरी तरह से डीप फ्रीज वाला एक कंटेनर कार्गो टाइप का होता है पूरा ट्रेन। तो पेरिसेबल कमोडिटीज यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही भेजी जाती हैं। जो ये किसान रेल भेजी गई इसमें अगर कॉस्ट सेविंग की बात की जाए तो पर टन 1000 रुपीज़ की बचत हुई है किसान रेल से। तो आप देख सकते हैं कितना कॉस्ट सेविंग है। फर्स्ट किसान रेल तो देवलाली महाराष्ट्र से डिस्पैच हो गई यानी रिलीज हो गई। सेकंड किसान रेल भी रिलीज की जा चुकी है, वो करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, आज ही पढ़ लेते हैं। सेकंड किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके रवाना हुई। लेकिन याद रखिएगा ये जो किसान रेल थी ये साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल थी, इंडिया की सेकंड और साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल थी। ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से कहाँ के लिए गई थी? दिल्ली के लिए गई। तो आप इतना याद रखिएगा। देखिए जो किसान रेल है इसमें कंसाइनमेंट का आप 50 to 100 kg का भी कंसाइनमेंट भेज सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने इतनी आपको फैसिलिटी दे रखी है। आप 50 लेके 100 किलो तक का भी कंसाइनमेंट भेज सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। मैंने अभी बता दिया आपको किसान रेल फ्रोजन कंटेनर्स होते हैं, एक तरह की कोल्ड सप्लाई चेन बनाई गई है रेलवे में द्वारा। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी विज्ञान मंथन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 2020-21 के लिए, 2021 के लिए। पर्पस क्या है? जो बेस्ट टैलेंट है साइंस की फील्ड में उसको आइडेंटिफाई करना। देखिए क्लास 6 से लेकर क्लास 11 के बीच में साइंस कंपटीशन कंडक्ट करवाए जाएंगे और स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि साइंस को वो अपने मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के विषय में सुने। तो आप देखिएगा साइंस की फील्ड में 12th के बाद बेहतर टैलेंट इंडिया को मिलेगा विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्कीम के तहत। देखिए एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन अब तक का इंडिया का लार्जेस्ट साइंस टैलेंट इनिशिएटिव है। तो साइंस टैलेंट हंट करेगा विद्यार्थी विज्ञान मंथन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी मिनिस्टर कौन है इसके? डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को IOC ने इंडिया के 2 विलेजेस को सुनामी रेडी घोषित किया है। आपको बताना है ये 2 विलेजेस किस स्टेट में है? तो यूनेस्को के IOC ने ओडिशा के 2 विलेजेस को सुनामी रेडी घोषित किया है। सुनामी रेडी मतलब सुनामी आ जाने दो कोई फर्क नहीं। जैसे अभी आप लोग नाबार्ड के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, फेज 2 का एग्जाम कभी भी हो जाए आपको कोई टेंशन नहीं, वैसे ही ये 2 विलेजेस जो है सुनामी रेडी हैं। इसके द्वारा अनाउंस किया गया है यूनेस्को के IOC द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म तो आपको पता है। IOC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन। ये यूनेस्को के तहत कार्य करता है, 1960 में स्थापित किया गया था। यूनेस्को के तहत कार्य तो करता है लेकिन है एक ऑटोनॉमस बॉडी। तो आप इतना याद रखिएगा। अभी तक किसी भी वर्ल्ड में किसी भी ग्राम को सुनामी रेडी का टैग नहीं मिला है। तो इंडिया में भी पहला है और वर्ल्ड में भी पहला है उड़ीसा, जिसको सुनामी रेडी का टैग मिला है। आपको गांव याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए, फिनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्वार्टरली रिलीज किया जाता है। रिसेंटली
एनसीएईआर द्वारा बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है फिनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए, यानी अप्रैल टू जून। एनसीएईआर मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इनके द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या होता है, जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है वो फ्यूचर डेवलपमेंट प्रेडिक्ट करता है बिजनेस का कैसा होगा। इस बार का जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है इसमें 600 इंडियन फर्म का एनालिसिस किया गया है। जो फर्स्ट क्वार्टर है उस दौरान जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसका स्कोर रहा है 46.4। कितना रहा है? 46.4। अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये 40.1% डाउन हो गया है। प्रीवियस क्वार्टर मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर, तो प्रीवियस क्वार्टर से 40.1% डिक्रीज हो गया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 62% डिक्रीज हो गया है, यानी लास्ट ईयर सेम इसी क्वार्टर में जो आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है इस बार का स्कोर 62% डिक्रीज हो गया है। तो इस बार का बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर आप देखिएगा 46.4%। लास्ट क्वार्टर से 40.1% डिक्रीज हुआ है और लास्ट ईयर से 62% डिक्रीज हुआ है। ये जो इस बार का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स स्कोर है अब तक का लोवेस्ट है जब से बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया जा रहा है, यानी मेरे ख्याल से 1991 से, हाँ 1991 से बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया है, तब से अब तक का लोवेस्ट स्कोर है 46.4। बात करते हैं एनसीएईआर की, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। टाटा फाउंडेशन ने स्थापना की थी इसकी 1956 में, जब केवीआईसी एक्ट पास हुआ था उसी दौरान 1956 में स्थापना की थी। गवर्नमेंट की बॉडीज ने भी इसको स्थापना करने में सहयोग किया है। जो आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ये 6 सिटीज़, इंडिया के 4 रीजन में 6 सिटीज़ में बिजनेस कॉन्फिडेंस चेक करता है। 4 रीजन क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सिटीज़ में बता देता हूँ। नॉर्थ में दिल्ली एनसीआर है, वेस्ट में मुंबई और पुणे 2 सिटी हो गई, साउथ में आपकी बेंगलुरु और चेन्नई 2 सिटी हो गई, और ईस्ट में क्या है? कोलकाता। तो इस तरह से 6 सिटीज़ और 4 रीजन में आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है एनसीएईआर द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस, मेरे ख्याल से हिंदी यही होगी। नेशनल हैंडलूम डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। 2015 में पहली बार नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया था, यानी इस बार 6th नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है। पर्पस क्या है 7 अगस्त को मनाने का? 7 अगस्त को ही 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता है 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इस बार हमारी स्मृति ईरानी जी ने एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया था, #वोकल फॉर हैंडमेड, क्या #वोकल फॉर हैंडमेड। ये एक सोशल मीडिया कैंपेन है, इसको स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 87th नेशन कौन बन गया है? तो रिसेंटली निकारागुआ 87th कंट्री हो गई है जिसने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। देखिए अब तक 67 कंट्रीज ने ISA को रेटिफाई कर दिया है। जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप सभी को पता है COP21 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो रहा था, उसी दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलंदा ने ISA की स्थापना की थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्टार्टिंग में कहा गया था कि सिर्फ 121 कंट्रीज इसका पार्ट हो सकती हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, यानी ट्रॉपिकल कंट्रीज ही इसका पार्ट हो सकती हैं। लेकिन रिसेंटली इसमें संशोधन कर दिया और कहा है यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर ISA का पार्ट हो सकते हैं, यानी 193 कंट्रीज जो USA का मेंबर हैं वो अब ISA का पार्ट हो सकती हैं। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि 87 मेंबर बन गया है निकारागुआ, तो आपको पता होना चाहिए। टारगेट क्या है इसका? ISA का टारगेट है 2030 तक 2030 तक $1000 बिलियन का फंड मोबिलाइज करना सोलर एनर्जी के लिए, ये है इसका टारगेट। इससे क्या होगा? सोलर एनर्जी की कॉस्ट कम आएगी। ISA का हेडक्वार्टर आप सभी को पता है गुरुग्राम में है। वैसे इंडिया का सोलर एनर्जी टारगेट क्या है 2022 तक 2022 तक? 100 गीगावाट। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 175 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज एक सीड बॉल है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो बीज सीड बॉल को डेवलप किया है IIT कानपुर ने। बीज मतलब बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, क्या? बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, इसको IIT कानपुर ने डेवलप किया है।
कोविड-19 क्राइसिस के दौरान फार्मर्स को सेफ रखने के लिए, देखिए अभी क्या होता है, किसी बीज को आपको रोपना होता है तो कई सारे लोग मिलकर खुदाई करते हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं होता है। तो इन्होंने बीज नाम का एक सीड बॉल बना दिया है, उसमें बीज पहले से ही है, बस आपको वाटर डालना है और जैसे ही वाटर के संपर्क में आएगा बीज ग्लोब्यूल अपने आप ही जर्मिनेट होने लगेगा। तो आप याद रखिएगा, फार्मर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बीज नाम का सीड बॉल डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समम, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। समम मैकेनाइजेशन के लिए, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए स्कीम है, पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने एम का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। फुल फॉर्म है इसका सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, 2004 में लॉन्च की गई थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन के लिए 553 करोड़ रुपए दिए हैं समम स्कीम के तहत। कितना? 553 करोड़ रुपए, 553 करोड़ रुपए। तो इसीलिए समम स्कीम चर्चा में थी। फार्म मैकेनाइजेशन के लिए 2004 में लॉन्च की गई थी ये समम स्कीम। देखिए मैंने आपको इसका टारगेट बता दिया था, यानी एम बता दिया था। इसका एम था कि जो एनर्जी फार्म कल्टीवेशन में खर्च हो रही है उसको 2 किलोवाट पर हेक्टेयर के हिसाब से कम करना। तो ये था समम स्कीम का लास्ट टारगेट। समम स्कीम के तहत इंडिविजुअल फार्मर्स को भी मशीनें खरीदने के लिए यानी मैकेनाइजेशन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। समम स्कीम जो है ये एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला स्कीम का पार्ट है। उस अम्ब्रेला स्कीम का नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन त्रिशोन्नत योजना। ग्रीन रिवॉल्यूशन त्रिशोन्नत योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अम्ब्रेला स्कीम है, उसी का एक सब पार्ट है समम स्कीम। 553 करोड़ रुपए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी किस वर्ष साइन की गई? तो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया है 1960 में, 1960 में हमारे इंडिया से जवाहरलाल नेहरू जी ने और पाकिस्तान से जनरल अयूब खान ने इसको साइन किया था। इसके मीडिएटर कौन थे? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में ये जो है साइन किया गया है एग्रीमेंट। इसमें क्या है, इंडिया को जो ईस्टर्न रिवर्स हैं ब्यास, सतलज और रावी, इसका पूरा पानी दिया गया है यूज़ करने के लिए। जो वेस्ट की 3 रिवर हैं इंडस, झेलम और चिनाब, इसका पानी दिया गया है पाकिस्तान को। इंडिया इस पर रन ऑफ प्रोजेक्ट बना सकता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकता है, बाकी कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकता है, स्टोरेज मतलब नहीं कर सकता है पानी का। तो आप देखिएगा टीटी के तहत इंडिया और पाक के वाटर कमीशन को वर्ष में 2 बार मिलना होता है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान बार बार हाथ जोड़ के इंडिया से कह रहा था कि मिल लो भाई मिल लो, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया, तो इसलिए चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट सिनाबंग। माउंट सिनाबंग वॉल्केनो रिसेंटली चर्चा में था। आपको बताना है किस कंट्री में स्थित है? तो माउंट सिनाबंग वॉल्केनो इंडोनेशिया में स्थित है। 400 वर्षों बाद इसको काफ़ी नाराज़गी हो गई, गुस्सा हो गया। जैसे कुंभकर्ण था, सो रहा था 400 वर्षों से, वैसे ये भी जग गया। तो माउंट सिनाबंग 400 वर्षों बाद 2010 में एक्टिवेट हुआ था, तब से ये रुक रुक कर एक्टिवेट ही होता जा रहा है। जो इंडोनेशिया है वहाँ पर 120 वॉल्केनोस हैं। तो इंडोनेशिया, आप सोचिए हम लोग टाइफून से, फ्लड से प्रभावित रहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में वॉल्केनो है वो भी 120 एक्टिव वॉल्केनो। तो इंडोनेशिया कितना सफ़र करता होगा, उसी में से एक है माउंट सिनाबंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार डैम किस स्टेट में स्थित है? तो हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, आज रिवीजन हो जाएगा। मुल्ला पेरियार डैम केरल में स्थित है। रिसेंटली इसका वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था तो चर्चा में था। जो ये मुल्ला पेरियार डैम है ये मुल्ला और पेरियाल के, ये 2 नदियां हैं, रिवर्स हैं, इनके ज्वाइंट जंक्शन पे है मुल्ला पेरियार डैम। केरल में बना है लेकिन इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन दोनों तमिलनाडु देखता है। क्यों? क्योंकि 1886 में अंग्रेजों द्वारा तमिलनाडु को मुल्ला पेरियार डैम 999 यानी 999 वर्षों के लिए लीज पे दिया गया था। तो आप इंतजार करिए, अभी लीज खत्म नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा पोर्टल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कर्व करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी 12 अगस्त को सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। तो सुरक्षा पोर्टल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का पोर्टल है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। आप देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में। रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इंडिपेंडेंस डे को, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन। तो आप बस इतनी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, उसने SEP 2.0 प्रोग्राम के लिए किस फर्म के साथ पार्टनरशिप की है? तो अटल इनोवेशन मिशन ने डेल,
डेल टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है SEP 2.0 प्रोग्राम के लिए, यानी स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के लिए। तो SEP 2 मतलब स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 डेल टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है। इसमें क्या होगा, जो डेल टेक्नोलॉजीज के वॉलंटियर्स हैं वो अटल टिंकरिंग लैब में स्टूडेंट्स को कई सारी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो डेल टेक्नोलॉजीज के वॉलंटियर्स हैं वो अटल टिंकरिंग लैब में स्टूडेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। तो आप इतना याद रखिएगा, ये SEP 2.0 है। SEP 1.0 कब लॉन्च हुआ था, तो जनवरी 2019 में SEP 1.0 लॉन्च हुआ था। देखिए अटल इनोवेशन मिशन ने कई लोगों के साथ पार्टनरशिप की है। आप ये याद रखिएगा, SEP जहाँ टर्म आए वहाँ पे डेल टेक्नोलॉजीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या था, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये था इस बार का थीम। 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द्वारा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया जा रहा है 2015 से। वैसे इंडिया में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी यानी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल कब लॉन्च हुई थी, 2018 में लॉन्च हुई थी। बायोफ्यूल को कितनी जनरेशन में डिवाइड किया गया है, 4 जनरेशन में बायोफ्यूल डिवाइड किया गया है, यानी 4 जनरेशन से बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन क्या है, देखिए शुगर, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब फर्स्ट जनरेशन में बायोफ्यूल बनते हैं, इनसे पहले से बनते चले आ रहे हैं, सभी पता है। सेकंड जनरेशन में किससे बायोफ्यूल बन सकता है, नॉन फूड क्रॉप्स, जैसे आपका सेल्यूलोज बायोफ्यूल होता है, या फिर वेस्ट बायोफ्यूल, जो वेस्ट बन जाता है पैरा जिसको कहते हैं भूसा, जिससे बना लेते हैं आप लोग, तो इससे भी बायोफ्यूल बन सकता है। ये सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल हो गया। थर्ड जनरेशन क्या, एल्गी, जो एल्गाई होती है, कुंभी वगैरह आपने देखा होगा बहुत में, एल्गाई आप देख लीजिए, एल्गाई होती है, उसके द्वारा इंजीनियरिंग मेथड यूज करके थर्ड जनरेशन में बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। और फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी ही बनाया जाएगा ताकि हम बायोफ्यूल बना सकें। तो इस तरह से बायोफ्यूल बनाया जाएगा 4 जनरेशन में। आप याद देखिएगा, बायोफ्यूल की 2 स्कीम आपको याद होनी चाहिए, एक सतत स्कीम और एक प्रधानमंत्री जीवन स्कीम। सतत हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की दोनों स्कीम है। सतत आपकी 2018 में लॉन्च हुई थी, जबकि प्रधानमंत्री जीवन स्कीम ये 2019 में लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन स्कीम के तहत क्या होता है, जो बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ये दोनों स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की यहाँ पर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मेघ ICAR का नया डाटा सेंटर है, आपको बताना है किस सिटी में स्थापित किया गया है, तो कृषि मेघ को हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी NAARM है, वहीं पर कृषि मेघ को स्थापित किया गया है। इसमें क्या होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यानी ICAR का जितना भी डाटा स्टोरेज होगा उसको कृषि मेघ में सेफ रखा जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर की जितनी भी पीढ़ियां आ रही हैं वो ICAR का डाटा यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आप देखिएगा, हमारे जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रिसेंटली उन्होंने कृषि मेघ को लॉन्च किया। पर्पस क्या है कृषि मेघ का, डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, क्योंकि अब डाटा जो है डिजिटली स्टोर होगा कृषि मेघ में, तो आप कहीं से भी डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। कृषि मेघ को डेवलप कैसे किया गया है, तो NARES यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम के तहत इसको डेवलप किया गया है, जो कि इंडिया का वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। NARES इंडिया का वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, उसी के अंतर्गत कृषि मेघ को डेवलप किया गया है और ICAR के लिए डेवलप किया गया है। तो ICAR मतलब देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आप सभी को पता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत आता है, जिसको आप डेयर कहते हैं। इसके प्रेसिडेंट हमेशा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव PM मोदी ने लॉन्च कर दिया है। इसकी पेरेंट इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। PM मोदी ने जब इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया तो एक विजन दिया है, उस विजन को याद रखिएगा, द सन नेवर सेट्स, ये था विजन। स्टार्टिंग में कहा गया था कि 100 कंट्रीज को इसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 140 कंट्रीज में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो सोलर रिसोर्सेज हैं 140 कंट्रीज के आपस में शेयर किए जाएंगे। इस इनिशिएटिव को टेक्निकल असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इस इनिशिएटिव में जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसको 2 यानी 2 ब्रॉड
ग्रिड में डिवाइड कर दिया जाएगा। दो ब्रॉड ग्रिड कौन सी होगी, एक ईस्ट होगी और एक वेस्ट होगी। इंडिया सेंटर में होगा। जो ईस्ट ग्रिड होगी वो थाईलैंड, म्यांमार जैसी कंट्रीज को कवर करेगी, और जो वेस्ट ग्रिड होगी वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसी कंट्रीज को कवर करेगी। इस देखिए टोटल 3 फेजेज में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जाएगा धीरे धीरे। तो पहली चरण में पहले इंडिया को ही देखा जाएगा, बाद में धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। तो आप देखिएगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव इंडिया का है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, टेक्निकल असिस्टेंस बाय वर्ल्ड बैंक। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।